हेलो बच्चों, आज हम अध्याय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार का भाग 2 पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम निर्वाचन अर्थात इलेक्शन पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं निर्वाचन से। तो बच्चों, निर्वाचन पे अपनी चर्चा को जारी रखने से पहले हम संक्षेप में ये डिस्कस कर ले कि हमने निर्वाचन के बारे में भाग 1 में क्या-क्या चर्चा की थी। तो बच्चों, भाग 1 में हमने ये चर्चा किया था कि जो इलेक्शन है या जो कैंडिडेट इलेक्टेड होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात वयस्क मतदाता अपने मत के आधार पे उम्मीदवार को चुनते हैं और ये इलेक्शन का जो है वो हर 5 साल में होता है, पर कभी-कभी 5 साल के भीतर भी दोबारा इलेक्शन की नौबत आ जाती है। बच्चों, हमने ये चर्चा की थी कि उस स्थिति में जब सरकार गठबंधन पे बनी हो और गठबंधन अगर बीच में टूट जाता है तो इलेक्शन दोबारा होने की नौबत आ जाती है। हमने ये भी चर्चा की थी कि इलेक्शन संबंधी सभी कार्यों की जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग पर होता है। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में हम निर्वाचन पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और शुरुआत करते हैं निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य से। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य, तो उसमें सबसे पहला कार्य आता है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। दूसरा कार्य है चुनाव आचार संहिता। तीसरा है आपका मतदाता सूची तैयार करना। चौथा है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और पांचवा है मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण करना। उसके अलावा निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और निर्वाचन आयोग के हर कार्यों को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा निर्वाचन पे जारी रखते हुए हम निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन। बच्चों, निर्वाचन आयोग जो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करती है और यह उनका एक प्रमुख कार्य है। परिसीमन से तात्पर्य है किसी भी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। बच्चों, जैसा कि हम चर्चा किए कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग जो है चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करती है और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर क्षेत्र में लगभग समान मतदाता हो, अर्थात सबको वोट करने का मौका मिले और हर क्षेत्र में जो वोटर्स हैं उनकी रेशियो भी लगभग एक समान हो। बच्चों, इसके अलावा निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन किया करती है। इसी तरह बच्चों, राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के सीटों का निर्धारण तथा सीमांकन अर्थात डिमार्केशन करती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा निर्वाचन पे जारी रखते हुए निर्वाचन आयोग के दूसरे प्रमुख कार्य पे चर्चा करते हैं और वह कार्य है मतदाता की सूची तैयार करना। बच्चों, चुनाव के पूर्व मतदाता की सूची तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत नए वयस्क मतदाताओं अर्थात जो मतदाता या जो वोटर्स 18 या 18 वर्ष के आयु से ज्यादा के हो और जिनका नाम उस सूची में नहीं है, उनका नाम उस सूची में जोड़ा जाता है तथा जो मतदाता अब जीवित नहीं है या जिनका स्थानांतरण हो चुका है, उनका नाम
उस सूची से हटाया जाता है। बच्चों, ये सारे कार्य करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रह जाए जो मताधिकार अर्थात वोटिंग करने की योग्यता रखता हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा निर्वाचन पे जारी रखते हुए अब निर्वाचन आयोग के अगले कार्य जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना पे चर्चा करते हैं। बच्चों, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करती है और ये मान्यता वो उनके क्रॉस चेक करने के बाद ही करती है कि जो राजनीतिक दल है वो कितने ऑथेंटिक हैं या वो जनता की सेवा के लिए कितने सक्षम है या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अर्थात इन सभी चीजों के जांच पड़ताल के बाद ही निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करती है। बच्चों, इसमें राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय दोनों ही दल हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा निर्वाचन पे जारी रखते हुए निर्वाचन आयोग के अगला कार्य जो है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना पे चर्चा करते हैं। बच्चों, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। ये जो चुनाव चिन्ह होता है वो उस राजनीतिक दल का पहचान होता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा निर्वाचन पे जारी रखते हुए हम निर्वाचन आयोग के अगला कार्य जो है मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण पे चर्चा करते हैं। बच्चों, निर्वाचन आयोग जो है मतदान से संबंधित विभिन्न तिथियां जैसे कि नामकरण की तिथि, भरे गए आवेदनों की संवीक्षा अर्थात स्क्रूटनिंग की तिथि, नाम वापसी की तिथि, मतदान की तिथि का निर्धारण, ये सभी कार्य जो हैं निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा निर्वाचन पे जारी रखते हैं। बच्चों, हम निर्वाचन आयोग के अगला कार्य जो है चुनाव आचार संहिता लगाना उस पे चर्चा करते हैं। बच्चों, चुनाव आचार संहिता जो है राजनीतिक दलों को एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियम वाली है जिसका पालन चुनाव के समय करना आवश्यक है। अगर हम बात करें कि आचार संहिता क्या होती है या चुनाव के समय आचार संहिता के अंतर्गत कौन-कौन से नियम होते हैं, तो बच्चों आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाता है और चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आखिर क्या-क्या आते हैं, तो बच्चों संक्षेप में बता दूं कि चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आचार संहिता लग जाने के बाद अपना प्रदर्शन या अपना प्रचार या अपनी जुलूस नहीं निकाल सकती है। इसके अलावा वो विपक्ष के पार्टी के खिलाफ कोई भी सबूत जनता के सामने आचार संहिता लगने के बाद पेश नहीं कर सकता, चाहे वो हकीकत ही क्यों ना हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने निर्वाचन अर्थात इलेक्शन पे अपनी चर्चा को जारी रखे थे, जिसका रेफरेंस है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दल पे। इसके अलावा हम सरकार पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।